नमस्ते बच्चों। आज हम टेक्नोलॉजी टीचिंग का पाठ कैसे लेते हैं इसका नमूना आज हम देखते हैं। विषय हिंदी 11वीं कक्षा का, इसके लिए मैंने पाठ चुना है। चलिए देखते हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि यह भारत विविधता से भरा हुआ है और इस विविधता के अंतर्गत भाषिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, प्रादेशिक विविधता है और इस विविधता के साथ साथ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है। अपना मनोरंजन करने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, देखता है, अनुभव लेता है। मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाता हूँ, उसका निरीक्षण कीजिए और मुझे बताइए कि यह मनोरंजन का कौन सा साधन है। चलिए, आपने प्रस्तुत वीडियो को देख लिया होगा, तो मुझे बताइए प्रस्तुत वीडियो में मनोरंजन का कौन सा माध्यम है। तो यह एक नाटक था और हम देखते हैं नाटक यह हिंदी में एक विधा है। इसके साथ साथ प्राचीन काल से मनोरंजन करने का यह बहुत बड़ा माध्यम है। इस तरह से मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। इसमें आजकल हम देखते हैं आधुनिक युग में टीवी है, इंटरनेट है, दूरदर्शन है, इसके साथ साथ तथा अनेक चैनल्स है, मोबाइल है, वर्तमान पत्र है, किताबें हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिनकी सहायता से हम मनोरंजन करते हैं। साथ ही साथ आनंद भी प्राप्त करते हैं। तो इन मनोरंजन के साधनों से हम देखते हैं कि व्यक्तिगत विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी हो जाता है। इसीलिए मनोरंजन के साधनों का बहुत बड़ा उपयोग हमारे जीवन में होता है। तो इसी तरह से आज हम 11वीं कक्षा के अरविंद गौड़ इनके नुक्कड़ नाटक इस विधा से नुक्कड़ नाटक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं पाठ का प्रकट वाचन करता हूँ, इसके बाद आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, इसलिए पाठ को आप मनपूर्वक ध्यान से सुनिए। पन्ना नंबर 66, नुक्कड़ नाटक। विधा परिचय। एक
विशिष्ट नाट्य शैली के रूप में नुक्कड़ नाटक आज अपनी पहचान बना रहा है। यह एक ऐसी धारदार विधा है जो राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखती है। वास्तव में यह एक सांस्कृतिक हथियार है जो जड़ मानसिकता को तोड़कर लोक शक्तियों की पहचान कराता है। सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को जनसाधारण की भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नुक्कड़ नाटक से तात्पर्य है चौक या चौराहा। नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे, किसी चौक, किसी मैदान, बस्ती, हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में कहीं भी हो सकता है। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। ये नाटक सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं, रूढ़ियों, शोषण, सत्ता के स्वरूप और आम जनता के संघर्ष को सहजता के साथ सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने जनसंघर्षों तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। आज के जीवन की त्रासदी को झेलते हुए और संघर्ष के बीच से गुजरते हुए तथा वहीं से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक और उसका रूप तथा कथ्य जन्म लेते हैं। नुक्कड़ नाटक मूलतः 8वीं दशक से लोकप्रिय हुआ। नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर इसको उसी रूप में प्रयुक्त किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना खेल दिखाने के लिए भीड़ जुटाते हैं। नाट्य प्रस्तुति का यह रूप जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में मदद करता है। नुक्कड़ नाटक आमतौर पर बेहद सटीक और संक्षिप्त होते हैं क्योंकि सड़क के किनारे स्वयं रुककर नाटक देखने वालों दर्शकों को अधिक समय तक रोके रखना संभव नहीं होता। विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटकों को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्मदिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी छात्र इस पाठ को मैंने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक आप मन ही मन पढ़िए। मैं फलक पर एक प्रश्न लिखता हूँ, उसका उत्तर आपको ढूंढना है। प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ। नुक्कड़ नाटक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर कौन देगा? तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ। विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी जो है, इनका जन्म दिवस 12 अप्रैल यही नुक्कड़ नाटक दिवस मनाया जाता है। नुक्कड़ नाटक इस पाठ का हम विश्लेषण करते हैं। देखिए, एक विशिष्ट नाट्य शैली के रूप में नुक्कड़ नाटक आज भी अपनी पहचान बना रहा है। हम देखते हैं कि जिस तरह से हिंदी विषय में अन्य विधाएं हैं, उनकी एक खास शैली होती है, उसी तरह से नुक्कड़ नाटक की भी एक खास शैली हमें दिखाई देती है और इसने अपनी खुद की जगह बनाई है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि नुक्कड़ नाटक ने एक अपनी खास पहचान बनाई है। यह एक धारदार विधा है। मुझे बताइए कि हिंदी भाषा में अन्य कौन कौन सी विधाएं हैं? तो हिंदी भाषा में और बहुत सारी विधाएं हैं। गद्य है, पद्य है, निबंध है, कहानी है, और रचनाएं हैं, विविध उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है। इस तरह की विविध विधाएं हमें हिंदी भाषा में दिखाई देती है। इसी तरह से
नुक्कड़ नाटक भी एक विधा है और इसने एक अपनी खास पहचान बनाई है। जिस तरह से अन्य विधाओं ने यहाँ पर अपनी खुद की पहचान बनाई है। और यह विधा कैसी बनी है, आज धारदार बनी है, यानी कि जिसे एक प्रकार की धार है, धारदार जो वस्तुएं होती है, इसी तरह से उन वस्तुओं की तरह कवि ने यहाँ पर इस विधा को धारदार कहा है, जो राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखती है। यहाँ पर देखिए, जो राजनीति है, समाज है और साहित्य है, इन तीनों शाखाओं में तीन विविध अलग घटक हैं। मतलब राजनीति अलग घटक है, समाज घटक अलग है और साहित्य यह घटक अलग है। इन तीनों घटकों को एकत्र बांधने का काम किसने किया है? तीनों में एक प्रकार का संतुलन जो होता है उसे बनाने का काम नुक्कड़ नाटक ने किया है। चलिए हम आगे देखते हैं। वास्तव में यह एक सांस्कृतिक हथियार है जो जड़ मानसिकता को तोड़कर लोक शक्तियों की पहचान करता है। यहाँ पर लेखक ने इसे एक सांस्कृतिक हथियार कहा है। हम देखते हैं कि सांस्कृतिक हथियार कौन कौन से होते हैं जो धर्म, जातियों या समाज पर बहुत बड़ा आघात करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि उसमें सन होते हैं, त्योहार होते हैं, अंधश्रद्धाएं होती है या समाज में कोई भी घटना घटती है तो वह भी एक प्रकार से समाज पर उसका दुष्परिणाम होता है या उसका लाभ होता है। इसलिए नुक्कड़ नाटक भी एक प्रकार से नुक्कड़ नाटक को लेखक ने इसे एक सांस्कृतिक हथियार माना है। जिस तरह से सन त्योहार लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में बदलाव करता है और उनको एक प्रकार की शक्ति देता है, लोक शक्ति देता है। उसे कौन सा हम नाम दे सकते हैं? लोक शक्ति। उसी तरह से नुक्कड़ नाटक भी एक प्रकार से लोक शक्ति बन गया है और लोगों की जो मानसिकता है उसे बदलने के लिए ये एक लोक शक्ति बन गया है। सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को जनसाधारण की भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जिस तरह से वेदों का ज्ञान संस्कृत भाषा में छुपा हुआ था, लेकिन उस संस्कृत भाषा का जो छुपा हुआ ज्ञान है वह सर्वसामान्य जनता को पढ़ना नहीं आता था। इसीलिए महान ऐसे गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा में जो सांस्कृतिक ज्ञान होता है, धार्मिक ज्ञान होता है, उसे पाली भाषा में सर्वसामान्य जनता को खुला किया। और उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि जो सर्वसामान्य ज्ञान है वह सर्वसामान्य ज्ञान जो लोग जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी जो सर्वसामान्य समस्याएं हैं वह सर्वसामान्य समस्याएं जनसाधारण की भाषा में लोगों तक पहुँचानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर लेखक कहते हैं। और वही सर्वसामान्य समस्याएं होती हैं उनको जनता की भाषा के द्वारा ही लोगों तक पहुंचाना, यही नुक्कड़ नाटक का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके बाद सर्वसामान्य समस्याएं हम देखते हैं कि बहुत सारी सर्वसामान्य समस्याएं होती हैं। जल की समस्या है, अंधश्रद्धा की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मुझे इस पिक्चर का निरीक्षण करके आप बताइए कि इसमें क्या क्या पिक्चर्स आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पानी की समस्या
दिखाई देती है। इसके बाद प्रदूषण की समस्या है। इसके बाद एक भोंदू बाबा, यहाँ पर अंधश्रद्धा का अंधश्रद्धा की समस्या यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ एक छोटी बच्ची कूड़ा कचरा यहाँ पर उठा रही है, यानी कि बेरोजगारी और छोटे बच्चों के जो काम होते हैं उसकी भी वहाँ पर समस्या, बाल कामगार हम उसे कहते हैं। इसके बाद महिला अत्याचार, महिला अत्याचार यह भी एक प्रकार की सामाजिक समस्या है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं। तो पहले परिच्छेद में कुछ नए शब्द यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक पहला शब्द है नया शब्द नाट्यशैली। नाट्यशैली का अर्थ मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से लेखन की विविध शैलियाँ होती हैं उसी तरह से नाट्य शैली भी उसके अंतर्गत आती है। नाट्य की एक अलग शैली है जो नुक्कड़ नाटक इस नाम से जानी जाती है। इसके बाद पहले परिच्छेद में कई संबोध यहाँ पर आए हैं। उसमें एक विधा है, संतुलन है, सांस्कृतिक हथियार, जड़ मानसिकता और लोक शक्ति। इन सारे संबोध का मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया है। चलिए हम आगे देखते हैं। नुक्कड़ नाटक से तात्पर्य है चौराहा, मतलब इसका अर्थ यहाँ पर ऐसा दिया है कि चौक या चौराहा, इसे ही यहाँ पर नुक्कड़ नाटक कहा है। जो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुतिकरण कहाँ होता है? चौराहा या चौक में। तो मुझे बताइए कि नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण कहाँ कहाँ होता है। चलिए, तो नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे, किसी चौक, किसी मैदान, बस्ती, हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में कहीं भी हो सकता है। जो नुक्कड़ नाटक होता है वो कहीं भी सादर किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जो सर्वसाधारण स्टेज पर पेश किया जाने वाला नाटक है वह और नुक्कड़ नाटक, इनमें अंतर होता है। जो स्टेज पर नाटक सादर किया जाता है उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था होती है। स्टेज होता है, रंगमंच होता है और एक ही जगह होती है। उनके लिए जो उनके कपड़े हैं उसके साथ साथ साज सज्जा है, वह लोग उसे बदल सकते हैं। लेकिन जो नुक्कड़ नाटक होता है इसके लिए एक ही परिवेश होता है। इसके साथ साथ एक ही साहित्य या कुछ ही साहित्यों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। कपड़ों का कुछ ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए अलग अलग कपड़ों का हम यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हम सिर्फ एक ही प्रकार की वेशभूषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, एक चित्र हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नुक्कड़ नाटक सादर कर रहे हैं कुछ व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं, वह इसी चौक में अपना प्रस्तुतिकरण सादर कर रहे हैं। आसपास देखिए, यहाँ पर कुछ व्यक्ति ठहरे हैं और कुछ व्यक्ति फोटो तस्वीर यहाँ पर निकाल रहे हैं और कुछ व्यक्ति यहाँ पर नुक्कड़ नाटक को देख रहे हैं। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। यहाँ पर भी एक नया संबोध है, एक आंदोलन। मतलब हम देखते हैं कि स्वातंत्र पूर्व काल में भारत में अंग्रेजों से
देश खाली करने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए थे, उसे ही यहाँ पर उसे ही हम क्या कहते हैं, आंदोलन ऐसा कहते हैं। और यहाँ पर कवि ने, लेखक ने नुक्कड़ नाटक को भी आंदोलन ऐसा कहा है। ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि स्वातंत्र पूर्व काल में अंग्रेजों से देश को छुड़ाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अनेक आंदोलन हुए थे, लेकिन उस काल की परिस्थिति और आज की परिस्थिति अलग है। आज हम अपने देश की कुछ विडंबना, विकृति या समस्या से निपटारा पाने के लिए या उसे सॉल्व करने के लिए हम किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकते। छोटे छोटे आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन बड़े आंदोलन हम नहीं कर सकते। इसीलिए उन समस्याओं को शोषण या रूढ़ि या परंपरा, विडंबनाएं होती है, अलग अलग विसंगतियां होती है, विषमताएं होती है, उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें एक आंदोलन के रूप में हमें नुक्कड़ नाटक मिला है। और इसी नुक्कड़ नाटक का हम एक आंदोलन की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। जो सामाजिक विषमताएं हैं उससे छुटकारा पाने के लिए हम इसे एक प्रकार से एक हथियार की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वातंत्र पूर्व काल का एक आंदोलन का चित्र है और दूसरा एक नुक्कड़ नाटक का चित्र है। ऊपर लिखा है आंदोलन की नई परिभाषा, मतलब स्वातंत्र पूर्व काल का आंदोलन और स्वातंत्रोत्तर काल का आंदोलन, मतलब नुक्कड़ नाटक। स्वातंत्र पूर्व काल का आंदोलन भी समस्याओं को या विविध प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता था या मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और आधुनिक नया आंदोलन जो है नुक्कड़ नाटक, इसका भी उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में समस्या या किसी शोषण के खिलाफ इसका उपयोग एक हथियार की तरह किया जाता है। यह नाटक सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं, रूढ़ियों, शोषण, सत्ता के स्वरूप और आम जनता के संघर्ष को सहजता के साथ सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। मतलब जो नुक्कड़ नाटक होता है, किसी चौराहे, चौक में इसे पेश किया जाता है। इसीलिए नुक्कड़ नाटक के जो सादरकर्ता होते हैं, प्रस्तुतकर्ता होते हैं, उनका वहाँ की जनता के साथ सीधा संबंध आता है। इसलिए वह उन व्यक्तियों के साथ संवाद साध सकते हैं या उनकी जो समस्या है उसे समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नुक्कड़ नाटक का संघर्ष करते करते सीधा जनता के साथ संबंध आता है, उनके पास वहाँ तक पहुँचता है। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने जनसंघर्षों तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। इसलिए हम देखते हैं कि जिस तरह से जनसंघर्ष उठते हैं या सरकार के खिलाफ या किसी समस्या को दूर करने के लिए हम उसके खिलाफ लड़ते हैं, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार हमें जो नुक्कड़ नाटक है वह हमें मिल गया है। विविध प्रकार के जनसंघर्ष हो तथा आंदोलन हो, उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक हमें सबल हथियार मिल गया है। आज के जीवन की त्रासदी को झेलते हुए और संघर्ष के बीच से गुजरते हुए तथा वहीं से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक और उसका रूप तथा कथ्य जन्म लेते हैं। जो नुक्कड़ नाटक होता है उसका विषय कहाँ से चुना जाता है? जो सर्वसाधारण जनसामान्य की समस्याएं हैं वही से क्या होता है,
वह विषय तैयार होता है, और जो कथा होती है वही से तैयार होती है। मतलब प्रदूषण की समस्या हो, महिलाओं के अत्याचार हो, पानी की समस्या हो, या किसी भी राजनीति भ्रष्टाचार की समस्या लीजिए, या किसी भी रास्ते की जो ट्रैफिक होती है उसके बारे में कोई भी समस्या हो, जो सर्वसाधारण समस्याएं हैं वह जनसामान्य लोगों से ही यहाँ पर नुक्कड़ नाटक का विषय बनती है और कथा तैयार होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। नुक्कड़ नाटक मूलतः 8वें दशक से लोकप्रिय हुआ है। जिस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास का जन्म 7वीं 8वीं शताब्दी से हुआ है, उसी तरह से नुक्कड़ नाटक का भी जन्म 8वीं शताब्दी से हुआ है, ऐसे यहाँ पर लेखक कहते हैं। और नुक्कड़ नाटक को ही दूसरा नाम क्या है? स्ट्रीट प्ले। नुक्कड़ नाटक को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्ट्रीट प्ले। मतलब जो रास्ते पर सादर किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही यहाँ पर स्ट्रीट प्ले ऐसा कहा गया है। आमतौर पर इसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना खेल दिखाने के लिए भीड़ जुटाते हैं। यहाँ पर देखिए, रास्ते पर एक मदारी है और एक रास्ते पर एक नाग वाला है, हम उसे गारुड़ी कहते हैं। जिस तरह से वह अपना खेल लोगों के बीच या रास्ते पर पेश करते हैं, उसी तरह से नुक्कड़ नाटक भी रास्ते पर पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और आसपास लोग उसे देखकर उस समस्या को उस समस्या की जड़ तक जाते हैं और उसे मिटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नए शब्द थे। पहले दूसरे परिच्छेद के कुछ नए शब्द थे। यहाँ पर देखिए, नुक्कड़ है, सबल है, त्रासदी है और कथ्य है। और संबोध कौन कौन से आए हैं यहाँ पर देखिए, प्रस्तुतिकरण, आंदोलन, विषमता और हथियार। इतने सारे संबोध इसके अंतर्गत आए हैं। यहाँ पर नुक्कड़ का मतलब क्या है? नौटंकी करना। सबल का मतलब क्या है? प्रबल। एक प्रबल हथियार। त्रासदी का मतलब क्या है? यहाँ पर जीवन की त्रासदी, मतलब जीवन की विविध समस्याएं होती है। कथ्य का मतलब क्या है? कथा। प्रस्तुतिकरण, सादरीकरण करना, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आंदोलन के बारे में उदाहरण दिए। विषमता, विविध प्रकार की देश की विषमता होती है, व्यक्तिगत सामाजिक विषमताएं होती हैं। हथियार के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद जिस तरह से मदारी अपना प्रस्तुतिकरण या खेल रास्ते पर प्रस्तुत करता है, उसी तरह से नुक्कड़ नाटक का भी प्रस्तुतिकरण रास्ते पर, चौक में, चौराहा पर होता है। और जिस तरह से मदारी का खेल देखने के लिए लोग जुटते हैं, उसी तरह से नुक्कड़ नाटक को देखने के लिए भी यहाँ पर भीड़ जुटती है। नाट्य प्रस्तुति का यह रूप जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में मदद करता है। मतलब मैंने पहले ही आपको बताया कि नुक्कड़ नाटक चौराहे या रास्ते पर प्रस्तुत किया जाता है, इस कारण जिसका प्रत्यक्ष लोगों के साथ संवाद स्थापित हो जाता है, या सीधे संवाद साधने के लिए प्रस्तुतकर्ताओं को सीधे मदद करता है।
नुक्कड़ नाटक आमतौर पर बेहद सटीक और संक्षिप्त होता है। मतलब हम देखते हैं कि जो रंगमंच पर सादर किया जाने वाला नाटक का समय कितना होता है, 2 या 3 घंटे या 1 घंटे का भी हो सकता है। लेकिन इस नुक्कड़ नाटक का समय 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का इतना ही होता है। मतलब संक्षिप्त होता है और सटीक होता है। मतलब जिस विषय को लोगों तक पहुंचाना है, उसी विषय का या उसी विषय की जानकारी उसमें से संक्षिप्त और सटीक एकदम सही बात लोगों तक पहुंचाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रास्ते पर उसका प्रस्तुतिकरण होता है, चौक में इसका प्रस्तुतिकरण होता है, इसीलिए वहाँ पर भीड़ जुटने की संभावना अधिक होती है। जो रास्ते पर यातायात होती है वहाँ पर भीड़ हो सकती है, इसीलिए अनेक समस्याएं निर्माण हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर यह जो नुक्कड़ नाटक होता है संक्षिप्त होता है और सटीक होता है। इसलिए जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनके पास भी समय की कमी होने के कारण वह 5 मिनट या 10 मिनट रुककर ही देख सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़्यादा देर तक रोके रखना संभव नहीं होता। इसलिए वह कैसा होता है? सटीक होता है, संक्षिप्त होता है। यहाँ पर नए शब्द दिए हैं: मदारी, सटीक, विख्यात, रंगकर्मी, जिनका हम आगे कुछ शब्दों का विश्लेषण करने वाले हैं। संबोध है, नुक्कड़ नाटक, संक्षिप्त और देशव्यापी। चलिए आगे देखते हैं। विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटकों को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विख्यात का मतलब क्या है? जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है। ऐसे रंगकर्मी जो नाट्य क्षेत्र में मशहूर हैं, वही क्या होते हैं? रंगकर्मी। स्वर्गीय, जिनकी मृत्यु हो गई है, सफदर हाशमी ने, जिन्होंने नुक्कड़ नाटकों को देशव्यापी एक प्रकार की पहचान दिलाई है, जो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और उनका ही जन्मदिवस 12 अप्रैल को ही नुक्कड़ नाटक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर संबोध है, नुक्कड़ नाटक, संक्षिप्त और देशव्यापी। इसकी मैंने आपको जानकारी अभी दी है। यहाँ पर देखिए, नुक्कड़ नाटक दिवस विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय हाशमी के जन्म दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम नुक्कड़ नाटक का जो 3 परिच्छेद देखे हैं यहीं पर खत्म करते हैं, और बाकी का जो पाठ है, बचा हुआ पाठ, अगले तासिका को देखते हैं। इसके बाद में आपको जो हुए पाठ पर कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उनके आपको उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, नुक्कड़ नाटक कौन कौन से घटकों में संतुलन बनाए रखती हैं? चलिए, कौन देगा इसका उत्तर? तो नुक्कड़ नाटक राजनीति, साहित्य और समाज, इनमें क्या करती है? एक प्रकार का संतुलन बनाए रखती है। 2 नंबर का प्रश्न है, नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, कौन देगा इसका उत्तर? तो नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण चौराहे पर, रास्ते पर, छोटी छोटी गलियों में, इसके साथ साथ किसी चौक में, किसी बस्ती में, मैदान में, खुली जगह पर भी, इसके साथ साथ कॉलेज के सामने भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। बराबर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, नुक्कड़ नाटक कौन से दशक में लोकप्रिय हुआ था? इसका भी उत्तर मैंने आपको बताया था, इसकी जानकारी आपको दी थी।
तो नुक्कड़ नाटक 8वें दशक में लोकप्रिय हुआ था, बराबर है। तो हम देखते हैं नुक्कड़ नाटक के बारे में आज हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। इसमें इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसका महत्व क्या होता है, इसके लिए कहाँ कहाँ पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी हम देख चुके हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर नुक्कड़ नाटक जो होता है, नुक्कड़ नाटक के लिए नुक्कड़ नाटक की तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे आप बताइए कि नुक्कड़ नाटक की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कौन कौन बताएगा मुझे। तो मैं आपको बताता हूँ, नुक्कड़ नाटक तैयार करने के लिए या तैयारी करने के लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले हम हर साल में प्रत्येक कॉलेज में या स्कूल में हम देखते हैं नुक्कड़ नाटक पेश किया जाता है, या रास्ते से जाते हुए कहीं एक हम देखते हैं कि नुक्कड़ नाटक चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आएगा, विषय। तो सबसे पहले हमें विषय चुनना चाहिए, बराबर है। इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, संवाद। कौन से संवाद किस बच्चों को देने चाहिए, इसके बारे में संवाद भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद वेशभूषा होती है। वेशभूषा के अंतर्गत कौन से पात्र को कौन सी वेशभूषा और कौन से संवाद देने चाहिए, यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद क्या, कहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए, स्थान, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें नुक्कड़ नाटक कहाँ कहाँ पर पेश करना चाहिए, कहाँ प्रस्तुत करना चाहिए, जो विषय है और वहाँ का स्थान है, वहाँ का वातावरण है कैसा है, उनके लिए वह संतुलन रखता है क्या नहीं, उनके लिए उपयोगी है क्या नहीं, उन व्यक्तियों के लिए, यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब प्रस्तुतिकरण कहाँ किया जाए, बराबर। इसके साथ साथ प्रस्तुतिकरण करते समय कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से इसमें आप भी कुछ मुद्दों का ऐड कर सकते हैं, समावेश कर सकते हैं उनका भी। इसी तरह से नुक्कड़ नाटक की हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अंत में नुक्कड़ नाटक इस पाठ के लिए कल आते समय आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्वाध्याय लिख कर लाना है। तो स्वाध्याय लिखिए आप अपनी कॉपी में, मैं पीपीटी पर आपको स्वाध्याय दिखाता हूँ। तो आपको कल आते समय नुक्कड़ नाटक के विषय लिखने हैं, कौन कौन से विषयों में हम नुक्कड़ नाटक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।